हेलो एवरीवन, जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं आशुतोष गंगराड़े आईओक्सी एमपीपीएससी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे थे, पिछली क्लास में हम लोगों ने 2023 के कॉन्स्टिट्यूशन के पीवाईक्यू डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोगों ने यूनिट 5, यूनिट 6 और यूनिट 10, क्योंकि ये तीनों यूनिट एक साथ मर्ज थे उस टाइम पर, तो इसलिए हम लोगों ने उसको ऐड किया। 2024 के बाद चूंकि सिलेबस चेंज हो गया है, इसलिए हमने उसके पिछली क्लास में केवल यूनिट 5 के वीडियो देखे थे। आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन 2023 के पीवाईक्यू के हिसाब से। 2023 में सिलेबस चूंकि अलग था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखने वाले हैं। ट्रेंड बना हुआ है कि 10-10 क्वेश्चन जो है वो हर यूनिट से आ रहे हैं, तो जो यूनिट 1 है इस समय पर भी 2023 की, उसमें पीवाईक्यू में 10 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। डिस्कस करते हैं हम एक एक करके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61, पेपर ए है ये, सेट ए, ठीक है, 2023 का पीवाईक्यूज ये डिस्कस कर रहे हैं हम लोग अभी। पीवाईक्यू डिस्कशन प्रीलिम 2023 एमपीपीएससी सीएससी, ठीक है। तो किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल दोनों में विभाजित हो गई थी? एक इजी क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन, स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, तो किसमें ये दो भागों में विभाजित हो गई थी? एक्चुअली क्या हो रहा था, इसके पीछे थोड़ा हम बैकग्राउंड जाना है। अगर कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, हम लोग जानते हैं। 1885 के बाद क्या होता है कांग्रेस में? 1905 तक नरम दल, यहां पर जो लिबरल्स थे उनका प्रभाव था, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना उदारवादियों के द्वारा ही की गई थी, जिसमें फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, दिनशा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, इस प्रकार के, मदन मोहन मालवीय, इस प्रकार के ये उदारवादी नेता है। तो जब कांग्रेस की स्थापना होती है, स्थापना से लेकर के 1905 यहां पर आते आते कांग्रेस में उदारवादियों का प्रभुत्व था। उसके बाद 1906 में लॉर्ड कर्जन इन्होंने लागू कर दिया बंगाल विभाजन। क्या हो रहा था, बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी, तो उन क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ने के लिए फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अगेन इंप्लीमेंट किया लॉर्ड कर्जन ने, और यहां पर बंगाल का विभाजन कर दिया, दो भागों में बांट दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। यहां बंगाल के विभाजन के विरोध में फिर स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ, स्वदेशी मूवमेंट या स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब इस स्वदेशी मूवमेंट को चलाया किस प्रकार जाए, स्वदेशी मूवमेंट का आंदोलन को लीड किस प्रकार किया जाए, किस प्रकार इसकी स्ट्रेटेजी हो, इसको लेकर के मतभेद हमको दिखने लग गए थे। हालांकि 1905 में ही लॉर्ड कर्जन ने घोषणा कर दी थी बंगाल विभाजन की। उसके बाद 1906 में एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन की अध्यक्षता एक तरफ थे नरम दल, मतलब अभी विभाजन नहीं हुआ है कांग्रेस का, लेकिन हमको दो गुट देखने को मिल जाएंगे। एक तरफ रहेंगे कुछ गुट वाले जो उदारवादी गुट के रहेंगे, कुछ गुट वाले जो रहेंगे वो उग्रवादी गुट के रहेंगे। तो उग्रवादी गुट वाले चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक जो है वो अध्यक्ष बने, लेकिन उदारवादी चाहते थे कि हमारा प्रभुत्व बना रहे और हमारे अकॉर्डिंग जो है वो कांग्रेस जो है वो आंदोलन को करे। तो यहां पर उदारवादियों ने दादा भाई नौरोजी को इन्वाइट किया इंग्लैंड से, क्योंकि वो लंदन में थे। लंदन से दादा भाई नौरोजी आते हैं, और दादा भाई नौरोजी का कद उस टाइम पर इंडियन पॉलिटिक्स यानी भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा था, उनका कोई विरोध करने का उनका कोई भी विरोध करने का साहस नहीं कर सकता था। तो दादा भाई नौरोजी को यहां पर निर्विरोध यहां पर चुन लिया गया कांग्रेस का अध्यक्ष। तो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन होता है 1906 में। अब इसमें तो कोई समस्या नहीं हुई, स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है, उदारवादी और उग्रवादी दोनों के बीच में मतभेद दिखेंगे, लेकिन दोनों जो है वो दादा भाई नौरोजी की बात को मान गए। अब अगला अधिवेशन जो था वो 1907 में था। आपको पता है हर साल दिसंबर एंड में कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं। 1907 में जो अधिवेशन था ये प्रस्तावित था पहले नागपुर में, नागपुर में ये अधिवेशन जो था प्रस्तावित था नागपुर में। नागपुर किसका हिस्सा है? ध्यान रखना, नागपुर जो है उस टाइम पर सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार का हिस्सा हुआ करता था, मतलब सेंट्रल प्रोविंसेस यानी मध्य प्रांत का हिस्सा हुआ करता था नागपुर, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अब उग्रवादी जो है इनका थोड़ा सा वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, और उग्रवादी में आपको पता है लाल बाल पाल, इन तीनों के नाम सुने होंगे आप लोगों ने, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये तीनों का ही वर्चस्व बढ़ रहा है। और उग्रवादी जो लीडर्स हैं ये चाहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जो है वो अगले हेड बने, यानी जो अध्यक्षता करें वो बाल गंगाधर तिलक जी करें। अब यहां पर उदारवादी जो थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने जगह चेंज करवा दी, नागपुर की जगह पर यहां पर सूरत करवा दिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा सूरत। ये क्यों करवाया था, इसके पीछे भी एक कारण है, ताकि बाल गंगाधर तिलक जो है वो अध्यक्ष न बन पाए। क्या होगा, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था, कांग्रेस का जो एक रूल बुक थी, उस रूल बुक में एक पॉइंट था कि जिस भी
जगह पर अधिवेशन होगा उस जगह के या उस प्रांत के व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। अब चूंकि देखिए यहां पर सूरत में जगह इसलिए चेंज करवाई थी क्योंकि सूरत जो है उस टाइम पर बॉम्बे का हिस्सा हुआ करता था और बॉम्बे से आते थे बाल गंगाधर तिलक जी। अब इसीलिए तिलक जी का अध्यक्ष बनना खत्म हो गया, समाप्त हो गया। इसीलिए तिलक जी को अध्यक्ष बनने से रोकने के लिए यह अधिवेशन नागपुर से शिफ्ट कर दिया गया सूरत में, क्योंकि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी, ये डिसाइड करती थी कि अधिवेशन कहां पर होगा। पहले नागपुर में प्रस्तावित था, जब उदारवादी थे उन्होंने नागपुर प्रस्तावित किया, लेकिन जब उग्रवादी आए तो उन्होंने नागपुर प्रस्तावित किया, लेकिन जब उदारवादी रहेंगे इन्होंने सूरत उसको चेंज कर दिया गया। तो इसका जो अगला अधिवेशन हुआ सूरत में हुआ और सूरत में चूंकि ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था और बॉम्बे जिस भी प्रेसिडेंसी के में इसका अधिवेशन होगा उस प्रेसिडेंसी के व्यक्ति अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। अब चूंकि बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी से आते थे, इसीलिए सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकते थे, इसलिए उनका रास्ता साफ हो गया उदारवादियों का। और यहां पर अगले अध्यक्ष बनते हैं फिर से रास बिहारी घोष। किसकी सहायता से ये बनते हैं? वापस से उदारवादियों की सहायता से, और उदारवादियों ने वापस से कांग्रेस में अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया और इसीलिए फिर उदारवादी और उग्रवादी इन दोनों के बीच में टकराव होगा हितों के स्वदेशी मूवमेंट को लेकर के। उदारवादी चाहते थे कि जो स्वदेशी आंदोलन है ये हम लोग केवल और केवल बंगाल के एरिया में ही इसको चालू रखें, क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ है तो केवल बंगाल में ही हम इसको लागू रखें, क्योंकि उदारवादियों को अंग्रेजों के ऊपर थोड़ा विश्वास था। जबकि उग्रवादी कहते थे कि नहीं, ये बंगाल का विभाजन हुआ है, अगली बार किसी और प्रांत का विभाजन करेंगे धर्म के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर, इसलिए हमको इसको पूरे भारत में लागू करना चाहिए, यानी पूरे भारत में चलाना चाहिए स्वदेशी आंदोलन को। इसी बात को लेकर के थोड़े बहुत पॉइंट्स और थे, किस प्रकार से इसकी स्ट्रेटेजी होगी, किस प्रकार से रणनीति को हम फॉलो करें स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। तो यहां पर इस अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है ये नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। बाद में 1916 में लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार जिसके अध्यक्ष रहेंगे, उसमें वापस से कांग्रेस जो है उसके दोनों दल यानी गरम दल और नरम दल वापस से एक हो गए। तो इसका राइट आंसर जो था वो बी रहेगा, सूरत अधिवेशन, जिसमें दोनों का विभाजन हो गया, स्प्लिट हो गई थी कांग्रेस एक्चुअली। वर्ष 1948 में बुंदेलखंड और बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था? ये एक्चुअली में पोस्ट इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन है, हालांकि इसको हम मध्य प्रदेश में भी इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि यहां पर मध्य प्रदेश हमको क्लियरली देखने को मिलेगा। जब हम मध्य प्रदेश का गठन देखते हैं, सबसे पहला ही टॉपिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश में हम पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पहले 4 स्टेट हुआ करते थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, उसके अंतर्गत 4 स्टेट थे, मध्य प्रांत और बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल। तो इसका राइट आंसर रहेगा विंध्य प्रदेश। क्या होता है, जब आजादी मिलती है तो उसके बाद कई सारी रियासतें भी आजाद हुई थी साथ में, तो उन रियासतों को मिलाकर के, सेंट्रल इंडिया की नर्दर्न रियासतों यानी उत्तरी रियासतों को मिलाकर के 4 अप्रैल 1948 को एक प्रांत बनाया गया था, इसका नाम था विंध्य प्रदेश, और इसमें 2 भाग थे, बघेलखंड और बुंदेलखंड। बघेलखंड और बुंदेलखंड ये 2 पार्ट्स थे, मतलब एक तरह का डिवीजन मान लीजिए, संभाग मान लीजिए एक तरीके से उस टाइम के, ठीक है। और इसको पहले पार्ट बी में रखा गया था, पार्ट बी वाले राज्यों में। बाद में कुछ प्रशासनिक कारणों से इसको 1 जनवरी 1950 से 1950 से इसे ट्रांसफर कर दिया गया था पार्ट सी वाले राज्यों में। अब ये पार्ट ए क्या है, पार्ट बी क्या है, ये जब हम पढ़ेंगे पॉलिटी की क्लासेस, जब हम रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे डिटेल में कि ये पार्ट्स एक्चुअली में क्या थे, क्यों बनाए गए थे, विंध्य प्रदेश को पार्ट बी से पार्ट सी में क्यों ट्रांसफर किया गया था, और इन पार्ट्स में क्या अंतर है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, 4 प्रकार के राज्य हुआ करते थे। जब हम रेगुलर क्लासेस लेंगे पॉलिटी की, जल्द ही स्टार्ट करने वाले हम लोग यूट्यूब पर फ्री में, तो उसमें हम बात करेंगे इसके बारे में कि क्या थे ये चीजें। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा विंध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी हुआ करती थी रीवा, और जिसके पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री होते हैं पंडित शंभुनाथ शुक्ल जी, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा विंध्य प्रदेश। एक इजी क्वेश्चन था, हम चूंकि पढ़ते हैं इसको। निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? ये एक टफ क्वेश्चन था, टफ मतलब बहुत ज्यादा टफ की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना डीप में तो किसी ने नहीं पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन लगभग 99.99% लोगों ने तुक्के मारे होंगे, 0.001% लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो, अदरवाइज 99.99% लोगों ने इसमें मन से किया होगा इसका क्वेश्चन का आंसर। इसको हमने भी बाद में देखा, एक्चुअली इतना डिटेल में, इतना डीप में जाकर के पढ़ाना लगभग
असंभव रहता है, इतना डीप में तो नहीं पढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश की बात अलग है। अब चूंकि सौराष्ट्र की बात चल रही है, सौराष्ट्र राज्य मतलब आधुनिक आज का बंगाल, सॉरी आज का बॉम्बे और गुजरात, काठियावाड़ वाला एरिया। तो अब चूंकि जो महाराष्ट्र पीसीएस के हैं वो ये क्वेश्चन पढ़ते होंगे, हम पढ़ते हैं मध्य प्रांत, बरार, विंध्य प्रदेश, भोपाल, मध्य भारत, ये वाली रियासतें, इनमें कितने संघों, इसमें कितनी रियासतों को मिलाया था। सौराष्ट्र की बात हम लोग जनरली एमपीपीएससी वाले नहीं करते हैं, ये बात करते हैं महाराष्ट्र पीसीएस वाले। ठीक है, तो एक टफ क्वेश्चन था ये वाला। 15 फरवरी 1948, 15 फरवरी 1948 को क्या हुआ? 1948 एक प्रांत बनाया गया था, इसका नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ काठियावाड़। 15 फरवरी 1947 को बनाया गया था और यह लगभग चला 1 नवंबर 1948 तक, और इसमें मिलाई गई थी कुल 222 रियासतें। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 222 रियासतों में से 14 जो रियासतें थी ये सैल्यूट रियासतें थी, सैल्यूट स्टेट्स थे। सैल्यूट स्टेट यानी कि पहले क्या होता था, राजा रजवाड़ों को गन या तोपों की सलामी दी जाती थी। आप लोगों ने सुना होगा, तोपों की सलामी देते हैं राजा रजवाड़ों को। तो 14 जो रियासतें हैं इनको मिलती थी तोपों की सलामी। जैसे बड़ौदा, सबसे ज्यादा तोपों की सलामी, लगभग 21 तोपों की सलामी मिलती थी उस टाइम बड़ौदा को। उसके बाद और भी स्टेट्स हैं प्रिंसली स्टेट, जैसे राजकोट, पोरबंदर, भावनगर, नवानगर, केम्बे, इस प्रकार के 14 प्रिंसली स्टेट्स है। 17 जो है ये माइनर स्टेट्स है, मतलब इन वाले रियासतों से छोटी रियासतें, और लगभग 191 जो है ये नॉन सैल्यूट स्टेट्स है, मतलब बहुत छोटी रियासतें हैं ये, लगभग 1 या 2 गांव से मिलकर बने हुए रियासतें हैं ये। तो लगभग टोटल अगर करेंगे हम 222 रियासतें उस टाइम पर मिलाई गई थी। 14 जो थी वो बड़ी रियासतें थी, बाकी 17 और 191 छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी। ठीक है, बाद में 1 नवंबर 1948 को इसका नाम चेंज कर दिया गया और रख दिया गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सौराष्ट्र। कब तक चला ये चला 31 अक्टूबर 1956, और जब 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन किया गया, कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सौराष्ट्र को मिला दिया गया उस टाइम पर बॉम्बे में, क्योंकि बॉम्बे एक अलग राज्य बना दिया गया था 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग की धारा के अनुसार। ठीक है, और इस टाइम पर जब यह बनाया गया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ काठियावाड़ और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सौराष्ट्र, तब इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? राजधानी थी इस टाइम पर इसकी राजकोट। यह भी ध्यान रखना, राजकोट इस टाइम पर इसकी कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, तो एक टफ क्वेश्चन माना जा सकता है ये वाला, 222 रियासतें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया? एक इजी क्वेश्चन था, जनरली हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं, तब इसमें ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्या हुआ था? 1933 में एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, उसके स्टूडेंट थे जिनका नाम था चौधरी रहमत अली। इन्होंने एक लेख लिखा था, इन्होंने एक पब्लिश किया, उसका नाम था नाउ और नेवर, आर वी टू लीव और पेरिश फॉर एवर, यानी अभी नहीं तो कभी नहीं, क्या हम जिएंगे या फिर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। ये एक पत्र जारी किया था इन्होंने, नाउ और नेवर, यानी अभी या कभी नहीं, आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर, या तो हम जिएंगे या पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। इस वाले लेख में इन्होंने सबसे पहली बार पाकिस्तान की कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने, और इनका जो पाकिस्तान था उसकी स्पेलिंग जो है वो मैं लिख रहा हूं, ये रहेगी। ये इनका पाकिस्तान था, इसमें आई नहीं है। और ये पाकिस्तान का भी मीनिंग इन्होंने बताया था कि पाकिस्तान एक्चुअली में क्या है ये। तो पाकिस्तान जो था उनके अकॉर्डिंग, चौधरी रहमत अली के अकॉर्डिंग 5 प्रांतों से मिलकर बनेगा। 5 प्रांत कौन कौन से? पहला प्रांत रहेगा पंजाब, सेकंड प्रांत रहेगा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसको इन्होंने नाम दिया अफगान प्रोविंस। एक प्रांत रहेगा कश्मीर, एक प्रांत रहेगा सिंध, और एक प्रांत रहेगा बलूचिस्तान। ठीक है,
ये 5 प्रांतों से मिलकर बनेगा पाकिस्तान। और इनके अगर हम लोग वर्ड देखें, जैसे अगर पंजाब का हम लोगों ने पी ले लिया, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं, अगर हम लोगों ने पंजाब का पी ले लिया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, या इसको इन्होंने नाम दिया था अफगान प्रोविंस का ए ले लिया, कश्मीर का के ले लिया, सिंध का एस ले लिया और बलूचिस्तान का TAN ले लिया, तो आपको दिख जाएगा पाकिस्तान लिखा हुआ, PAKS और स्थान पाकिस्तान। ठीक है, तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि ये पाकिस्तान हम बनाएंगे और इन इन क्षेत्रों से मिलकर बनेगा पंजाब। जब विभाजन हुआ था 1947 में, 15 अगस्त 1947 को, तो उन्होंने उस विभाजन को स्वीकार नहीं किया चौधरी रहमत अली ने। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें विभाजन नहीं चाहिए क्योंकि हमें पंजाब पूरा चाहिए। जबकि 1947 में पंजाब को बांट किया था, आधा आधा पाकिस्तान में गया था, आधा इंडिया में गया था। तो इनका कहना था कि नहीं, पंजाब पूरा लो, पूरा पाकिस्तान में ही जाना चाहिए। तो ये इनके अकॉर्डिंग रहेगा पाकिस्तान, ये PAKS और स्थान बलूचिस्तान का स्थान। ठीक है, लेकिन बाद में इस टाइम पर इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन मतलब मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था। लेकिन बाद में 1940 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उस लाहौर अधिवेशन में पहली बार मुस्लिम लीग के द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग की गई थी। और बाद में इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, वो द्विराष्ट्र सिद्धांत के ऊपर, 2 नेशन थ्योरी के ऊपर अड़ गए थे कि हमको 2 राष्ट्र चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा चौधरी रहमत अली। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन यहां पर मैंने लिख दिया है पूरा। अगला, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण कब से कब तक का है? 1885 से लेकर के 1905, ये पहला चरण माना जाता है कांग्रेस का। कांग्रेस की निम्नलिखित में से कौन सी मांग यहां पर आपको टिक करना चाहिए नहीं थी? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना बिल्कुल मांग थी इनकी। लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहे वो सेंटर का हो यानी केंद्र का हो, चाहे वो प्रांतों का हो, इन दोनों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना, यानी मान के चलिए आप संसद के मेंबर्स की संख्या बढ़ाना और विधानसभाओं की मेंबर्स की संख्या बढ़ाना। ऑब्वियस ही बात है, चाहेंगे ये। उस टाइम पर संसद के मेंबर की संख्या 6 से 12 थी। ठीक है, तो ये चाहते थे बढ़ना लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या, और इसका हमको देखने को मिलेगा 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, 1892 का जो एक्ट है। हालांकि 1861 तो उस टाइम पर नहीं माना जाए कि उस टाइम पर कांग्रेस की स्थापना भी नहीं होती है। 1892 का एक्ट जारी करा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कांग्रेस के ही बिहाफ में। कांग्रेस ने कहा था कि आप इनकी संख्या बढ़ाइए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स की संख्या। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1892 का एक्ट जारी किया था। ठीक है, काउंसिल में जनप्रतिनिधियों की संख्या वृद्धि करना, बिल्कुल जनप्रतिनिधि संख्या वृद्धि करो। हमारे जो भारत के रिप्रेजेंटेटिव है इनको आप बढ़ाइए, भारतीयों की संख्या बढ़ाइए। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, बिल्कुल उन्होंने कहा था कि कार्यपालिका को यानी एग्जीक्यूटिव को और जुडिशरी को, दोनों को सेपरेट करिए। सेपरेशन ऑफ पावर्स के इसमें बात कही गई थी, क्योंकि पहले जो थी वो कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों, जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका काम भी करने लगी थी, करती थी उस टाइम पर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट स्थापित थी, लेकिन फिर भी कार्यपालिका के पास में राइट्स थे न्यायपालिका के। और कार्यपालिका और न्यायपालिका का एकीकरण बिल्कुल नहीं, ये तो कभी नहीं चाहेगी कांग्रेस कि दोनों एक हो, क्योंकि जब भी एकीकरण होगा तो उससे क्या होगा, उससे तानाशाही बढ़ती है। जब भी शक्तियां एक जगह पर जाएगी तो वो तानाशाही को बढ़ाएगी। इसका एग्जाम्पल है हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट, हमको देखने को मिलेंगे इसके एग्जाम्पल। ठीक है, बाकी कांग्रेस के और भी इसके अलावा मांग थी, जैसे हालांकि कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे? कांग्रेस के उद्देश्य थे कि राष्ट्रीय चेतना को जागृत करना, जनता का राजनीतिकरण करना, जनता में राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत करना, ये सब इनके उद्देश्य थे कांग्रेस के, जिसमें से ये भी उद्देश्य इसके माने जाएंगे। डी नंबर का जो है वो एक गलत क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था ये भी। आप इसका क्वेश्चन के ऑप्शंस देख करके, अगर नहीं भी आ रहा था तो ऑप्शन देख करके आप कर सकते थे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेशोत्सव प्रारंभ किया गया? अगेन एक इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव, ये 2 प्रकार के उत्सव स्टार्ट किए थे बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। कहां पर? महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र या नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये बात चल रही होगी अपने महाराष्ट्र की, तिलक जी की। बिपिन चंद्र पाल क्योंकि बंगाल के थे, रानाडे जो हैं वो भी महाराष्ट्र के हैं, लेकिन हालांकि लाला लाजपत राय जो है ये पंजाब के एरिया, लाहौर एरिया में एक्टिव थे। तो तिलक साहब जो है वो हमको इस ऑप्शन में सीधा क्लियर दिख रहा है और इजी क्वेश्चन था। गणेश उत्सव स्टार्ट किया था 1893 में और शिवाजी उत्सव किया था 1895 में। द शिवाजी ट्रस्ट की स्थापना की थी इन्होंने। और शिवाजी उत्सव तो जापान तक में मनाया जाता था, 1905 से मनाया गया था पहली बार, 1905 या 1906 में।
गणेश उत्सव मनाने की इनको मतलब प्रेरणा मिलती है एक ट्रेन की यात्रा के दौरान। क्या होता है, तिलक साहब एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, उस ट्रेन में इनके सामने एक साधु बैठे हुए थे, एक सन्यासी बैठे हुए थे, तो इनकी वार्तालाप चली। तो इनके द्वारा इन्होंने कहा था, जो सन्यासी साहब है उन्होंने कहा था इनसे, तिलक जी से, कि हमारे देश की जो धर्म है वो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। और यही बात तिलक जी को मतलब लगी कि हाँ ये हम लोग कर सकते हैं। धर्म के नाम पर अगर हम इकट्ठा करेंगे जनता को, तो जब वो धर्म के आधार पर इकट्ठा होगी तो हम उनमें राजनीतिक चेतना का जागरण कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अभी तक जो घर घर में गणेश जी बिठा रहे हैं, नहीं, अब उनको लेकर के आओ सार्वजनिक स्थानों पर गणेश पांडाल बनाओ। और इनके द्वारा ही महाराष्ट्र में किया गया। और आप सभी को पता है, महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे, ये 2 जगह पर फेमस है गणेश उत्सव, जो कि इन्होंने स्टार्ट किए थे और आज तक चल रहे हैं। और हमारे मध्य प्रदेश में भी कई शहर, बड़े बड़े शहरों, लगभग हर जगह पर सॉरी गणेश जी बिठाए जाते हैं सार्वजनिक रूप से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा तिलक जी। तिलक जी ने 2-3 कुछ किताबें भी लिखी हैं, जैसे गीता रहस्य, इनकी एक किताब का नाम है द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। इन्होंने बताया था कि जो आर्यंस है ये आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। इसके अलावा इनका एक इंपॉर्टेंट मैगजीन है केसरी, बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है ये इनकी, केसरी, जो कि मराठी भाषा में था, मराठी भाषा में है लिखा हुआ। और एक इनका और मैगजीन है मराठा, जो कि इंग्लिश भाषा में है। और ये वाले क्वेश्चन भी कई बार पूछ चुके हैं। ये 4 क्वेश्चंस को आप इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गीता रहस्य किताब लिखी है तिलक जी ने। द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, ये बताया था तिलक जी के द्वारा। केसरी पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती है, तो ये मराठी भाषा में। और किसने इसको किया था, तिलक जी ने। और मराठा पत्रिका जो है ये इंग्लिश भाषा में प्रकाशित होती है, और इसको भी स्टार्ट किया था तिलक जी के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अगला क्वेश्चन चले, और इजी क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। अगेन एक इजी क्वेश्चन आ गया। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण, जिसको करनाल का युद्ध कहते हैं, बैटल ऑफ करनाल, करनाल का युद्ध या बैटल ऑफ करनाल 24 फरवरी 1739 को लड़ा गया था। ये इसका राइट आंसर होगा 1739। एक तरफ है नादिर शाह और एक तरफ रहेंगे मोहम्मद शाह, जो कि मुगल एम्पेरर है, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह। ये ईरान के शासक है, ईरान के शाह कहे जाते हैं। और इनको ईरान का नेपोलियन की संज्ञा भी दी जाती है। इन्होंने आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को इन्होंने इजीली हरा दिया, इजीली डिफीट कर दिया। नादिर शाह जो है ये जीत गए। बाद में निजाम उल मुल्क के द्वारा संधि करवाई गई, निजाम उल मुल्क, इनके द्वारा संधि करवाई गई इन दोनों के बीच में, इसीलिए इनको एक बड़ा मीर बख्शी का पद दे दिया गया। बाद में शहादत खान वगैरह बीच में आएंगे, तो ये हम स्टोरी पर नहीं जाएंगे, अदरवाइज क्लास लंबी हो जाएगी। और इन्होंने इस युद्ध में जीत के बाद कोहिनूर का हीरा भी प्राप्त किया, कोहिनूर का हीरा, और साथ में तख्ते ताउस, तख्त-ए ताउस, या इसको बोलते हैं मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन, जो बनाया था हमारे तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन, इसको बनाया गया था शाहजहां के द्वारा। और शाहजहां सबसे पहले इन्होंने बनाया था इसको, तख्ते ताउस को, और उसके ऊपर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह है मोहम्मद शाह, क्योंकि नादिर शाह ने करनाल युद्ध जीतने के बाद ये चीजें ले गया था अपने ईरान में। तो तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन, जिसको पिकॉक थ्रोन भी कहा जाता है, और कोहिनूर का हीरा, साथ में लगभग 30 करोड़ रुपए और कई सारे हाथी, ऊंट, घोड़े वगैरह वो ले गया था जीत करके नादिर शाह। ठीक है, राइट आंसर होगा 1739। इजी क्वेश्चन था। आर्य मंजूश्री मूलकल्प थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था ये वाला, हम मान सकते हैं, और आयोग ने भी इसमें 2 ऑप्शन सही बताए। एक्चुअली क्या हो रहा है, आर्य मंजूश्री मूलकल्प एक बुक है जो कि लगभग 6वीं शताब्दी के आसपास, BCE, बिफोर कॉमन इरा के आसपास लिखी गई है। इसमें क्या है, इसमें महायान संप्रदाय को समर्पित कुछ चीजें हैं, कुछ लेख हैं, साथ में इसमें तांत्रिक क्रियाएं भी हैं, तंत्र मंत्र, और एक बोधिसत्व रहेंगे मंजूश्री। बोधिसत्व हम लोगों ने इसके बारे में बात कर चुके हैं पिछली क्लासेस में।
अगर आप लोग रेगुलर हैं तो ये मंजूश्री के बारे में हमने डिटेल में बात की थी पिछली क्लासेस में, ठीक है। तो इनके बारे में, महायान संप्रदाय के बारे में चर्चा है, तंत्र मंत्र के बारे में है, बोधिसत्व मंजूश्री के बारे में चर्चा है। अब देखिए महायान तो इसका राइट आंसर हो गया, साथ में तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रियाएं जो है ये वज्रयान शाखा में भी हमको देखने को मिलेगी। तो इसका अगर हम देखें परफेक्ट आंसर जो था वो महायान था, ए। लेकिन चूंकि वज्रयान भी है और वज्रयान जो है तंत्र मंत्र क्रियाओं संबंधित है, इसलिए ए और डी दोनों इसके राइट आंसर रहेंगे। और आयोग ने भी ए एंड डी दोनों इसके राइट ऑप्शन माने हैं। जिसने भी ए या डी के ऊपर टिक किया है वो सही जवाब थे, ठीक है। ये क्या है, ये सबके सब जो है ये बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं, बौद्ध धर्म को समर्पित ये ग्रंथ भी है, आर्य मंजूश्री मूलकल्प। इसके राइटर का नाम तो नहीं मिलता है, लेकिन इसको गणपति शास्त्री के द्वारा बाद में संकलित किया गया था। गणपति शास्त्री जी के द्वारा इसको बाद में संकलित किया गया था, ठीक है। एक एक करके देखिए, अगर हम लोग क्या होता है, ये सब बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं अलग अलग प्रकार के। क्या होता है, बौद्ध धर्म में जब द्वितीय संगति होती है तब उसके शिक्षाओं को लेकर के मतभेद हो गए थे। तो द्वितीय संगति में दो गुट बन गए थे, एक बन गया था थेरवाद या इसको बोलते हैं स्थविर, थेरवाद या स्थविर, और एक बन गया था महासांघिक। महासांघिक थेरवाद यानी जो चाहते हैं कि ठहरे रहो मतलब जो गौतम बुद्ध ने हमको शिक्षाएं देके गए हैं उन्हीं शिक्षाओं को मानते रहो बस। जबकि महासांघिक जो थे वो गौतम बुद्ध को जो है वो एक देवी पुरुष मानते थे, एक ईश्वर मानने लगे थे वो महासांघिक, ठीक है। तो ये विवाद हुआ, लेकिन हाँ जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी इसमें थेरवाद वालों का ही प्रभुत्व था। तीसरी वाली में भी बौद्ध जो संगति होती है उसमें भी थेरवाद का ही प्रभुत्व था। चौथी जो बौद्ध संगति होती है कनिष्क के टाइम पर कुंडल वन में कश्मीर में 78 CE में, इसमें ये धर्म जो है बौद्ध धर्म ये क्लियरली दो भागों में बढ़ गया। एक का नाम था महायान और एक का नाम था हीनयान। हीनयान महायान जो गौतम बुद्ध की मूर्ति, गौतम बुद्ध को एक ईश्वर मानते थे और एक गौतम बुद्ध की मूर्ति पूजा करना चाहते थे, गौतम बुद्ध को एक ईश्वर मानकर उनकी मूर्ति की पूजा करना चाहते थे, ये महायान कहलाए। और हीनयान वाले ये मानते हैं कि गौतम बुद्ध जो है वो एक साधारण मनुष्य है। जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने अपने दुखों के ऊपर नियंत्रण करके निर्वाण को प्राप्त किया, उसी प्रकार से अगर कोई भी गौतम बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलेगा तो वो व्यक्ति भी गौतम बुद्ध बन सकता है। तो ये कहलाते हैं हीनयान और महायान। बाद में जाकर के 5वीं 6वीं शताब्दी के दौरान जब क्या होता है, जब गुप्त वंश का अपने भारत में था वर्चस्व, तो गुप्त वंश के दौरान क्या होता है वापस से वैदिक धर्म जो है वो अपने चरम पर पहुंच रहा है धीरे धीरे करके। अब जो बौद्ध धर्म है ये धीरे धीरे करके डिक्लाइन कर रहा है अपने कब गुप्त वंश के दौरान। तो क्या होता है जब गुप्त काल था उस टाइम पर कुछ तांत्रिक क्रियाएं भी शामिल कर ली गई इस बौद्ध धर्म में। तांत्रिक क्रियाएं यानी तंत्र मंत्र के द्वारा, बलि के द्वारा, जादू टोने के द्वारा गौतम बुद्ध को प्रसन्न करने की कोशिश, मतलब कहीं ना कहीं हमको ये शाक्त संप्रदाय के जैसा देखने को मिलेगा। शाक्त संप्रदाय जो हिंदू धर्म में एक संप्रदाय है, यानी शक्ति की पूजा करना, देवी को बलि चढ़ाते हैं, तंत्र मंत्र के द्वारा प्रसन्न करते हैं। तो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म में भी इन तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव देखने को मिला, ताकि बौद्ध धर्म भी जो है पॉपुलैरिटी वापस से गेन करे। और इसी तांत्रिक क्रियाओं के कारण एक नया धर्म उदय हुआ जिसका नाम था वज्रयान। सॉरी, धर्म नहीं है, ये शाखा है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से एक वज्रयान नामक शाखा भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, वैसे महायान ज्यादा सही रहेगा, लेकिन वज्रयान भी चूंकि तांत्रिक क्रियाओं का इसमें वर्णन है तो वज्रयान भी इसका राइट आंसर रहेगा। ए और डी दोनों इस क्वेश्चन के राइट आंसर थे, जैसा कि आयोग ने बताया है। एक थोड़ा टफ क्वेश्चन माना जा सकता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? फ्रीडम ऑफ प्रेस गिवन बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक कब दी गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये लगभग 1828 से लेकर के 1835 तक रहे थे गवर्नर जनरल। भारत के पहले गवर्नर जनरल माने जाते हैं। आई रिपीट, भारत के पहले गवर्नर जनरल। देखिए मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स, लेकिन मैंने क्या लिखा है बंगाल। अब मैं लिख रहा हूं भारत के पहले गवर्नर जनरल। ये हम बात करेंगे जब हम पॉलिटी के रेगुलर क्लासेस अभी लेंगे, स्टार्ट करेंगे कुछ दिनों में ही यूट्यूब पर फ्री, तो उसमें हम बात करेंगे कि भारत बंगाल इनमें अंतर क्या है। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ चुके हैं। 1833 के एक्ट के द्वारा इनको बनाया गया था भारत का गवर्नर जनरल, और इन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस या प्रेस की स्वतंत्रता दी थी 1835 के एक्ट के द्वारा। हालांकि इन्होंने इस एक्ट को रखा था, पेश किया था। बाद में एक लॉर्ड मेटकॉफ आते हैं,
लॉर्ड मेटकॉफ, लॉर्ड मेटकॉफ ने वापस से एक प्रेस फ्रीडम एक्ट दिया, प्रेस फ्रीडम एक्ट, और इसको कहा जाता है मेटकॉफ्स एक्ट, मेटकॉफ्स एक्ट 1835। और इसी एक्ट के कारण लॉर्ड मेटकॉफ को कहा जाता है भारत में प्रेस का मुक्तिदाता, जिसने प्रेस के को फ्रीडम दिया, प्रेस को लिबरल किया, इन्होंने उसको आजादी दी। ठीक है, तो मेटकॉफ को कहा जाता है भारत में प्रेस का मुक्तिदाता। ये कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में आए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद में। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर रहेगा 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की थी। ठीक है, इसके अलावा प्रेस के ऊपर कई सारे एक्ट पारित किए गए थे, प्रेस के ऊपर क्या, सेंसरशिप लगाने के लिए। सबसे पहले सेंसरशिप एक्ट आता है 1799 में, कि अब जो है अपने कोई मैगजीन छाप रहे हैं आप, कोई पत्र छाप रहे हैं, कोई समाचार पत्र छाप रहे हैं, तो उसमें आपको उसके पब्लिशर का नाम भी लिखना पड़ेगा, साथ में संपादक का नाम लिखना पड़ेगा, कहां से प्रकाशित हुई उसका नाम लिखना पड़ेगा, सब बताना पड़ेगा। एक्चुअली ये लाया गया था फ्रांस के लिए, क्योंकि उस टाइम पर फ्रांस के साथ में इनके युद्ध वगैरह, वॉर वगैरह चल ही रहे थे, और यहाँ पर क्या होता है, फ्रांस जो है वो ब्रिटेन के खिलाफ भारत में पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित कर रहा था, उनके ऊपर सेंसरशिप लगाना इसका मेन एम था। सेंसरशिप एक्ट आता है 1799 में। लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट आता है 1823 में, लाइसेंस को हम रेगुलेट करेंगे इन सब के ऊपर। ये एक्चुअली सब के सब जो एक्ट आते हैं, ये एक्ट जनरली उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए आए थे प्रेस के ऊपर, क्योंकि प्रेस को माना जाता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। ये जनता तक आवाज पहुंचाता है, जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाता है, और सरकार के कानून, सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाता है। ठीक है, तो यहां पर प्रेस के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए एक्ट आ रहे हैं। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट हमने बात कर चुके हैं इसके बारे में, 1878 में आता है। ये भी मतलब विदेशी भाषाओं पर रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए आया था 1878 में, लॉर्ड लिटन लेके आए थे इसको। ठीक है, तो ये एक इजी क्वेश्चन मान सकते हैं हम, लेकिन हाँ, इजी से थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। एक्चुअली ईयर किसी को याद नहीं रहता है। सती प्रथा वगैरह, अगर लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो सती प्रथा, ठगी प्रथा, इनके लिए फेमस है। ये सती प्रथा भारत के पहले गवर्नर जनरल इसके लिए फेमस है, इन्होंने ही विधि कमीशन बनाया था, इसके लिए फेमस है। लेकिन इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की थी, ये जनरली हम लोग कम पढ़ते हैं लेकिन कम पढ़ते हैं, इसकी ईयर तो कम से कम नहीं पढ़ते हैं। लेकिन इसका राइट आंसर था 1835। इजी से थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हम इसको मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन, शकों पर विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए थे? एक इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हम गुप्त वंश जो है ये एक इंपॉर्टेंट वंश है और इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। गुप्त वंश लगभग 4वीं शताब्दी के शासक हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने शकों को पराजित किया और शकारी की उपाधि ग्रहण की। शकारी, और इनको कहा जाता है विक्रमादित्य। हमारे भारत की इतिहास में 14 विक्रमादित्य हैं अभी तक, जिसमें सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य जो है वो यही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इन्होंने शकों के ऊपर विजय के उपरांत चांदी के सिक्के जारी किए थे। लगभग 401 ईस्वी में इन्होंने, इसी डेट मिलती है 401 ईस्वी के आसपास सिक्के जारी किए थे, जो लगभग 33 ग्रेन के आसपास के हुआ करते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर, चांदी। और सबसे इसको कहा जाता है रूपक। रूपक जो रुपया है उसका परिवर्तित रूप, रूपक, यही से रुपया वर्ड देखने को मिलेगा, जो कि अभी हमारी इंडियन करेंसी है, भारत की मुद्रा है, रूपक। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन देखें, सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 70 क्वेश्चन, जिसमें से सारे क्वेश्चन इजी है। जैसे अगर बात करें 61 वाला सूरत अधिवेशन, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बुंदेलखंड बघेलखंड, ये मध्य प्रदेश का है, वैसे इजी क्वेश्चन, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम इसको पढ़ते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के रूप में। अगला क्वेश्चन स्वराज संघ, ये बहुत टफ क्वेश्चन था, 0.001% लोगों ने इसको ठीक किया होगा, बाकी लोग जो है वो मन से इसको टिक करके आएंगे, हम डिटेल में इतना नहीं पढ़ते हैं इसके बारे में। अगला क्वेश्चन पाकिस्तान शब्द का प्रयोग, बहुत इजी क्वेश्चन है। कांग्रेस की कौन सी मांग नहीं थी? ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, जिसको कॉमन सेंस का यूज करके आप कर सकते थे वैसे आंसर। गणेश उत्सव किसने स्टार्ट किया था? ये भी एक इजी क्वेश्चन है। नादिर शाह ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, करनाल का युद्ध, बहुत इजी क्वेश्चन है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मान सकते हैं हम लोग इसको। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की थी, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, इसको भी मान सकते हैं हम लोग। बाकी चंद्रगुप्त द्वितीय ने धातु के सिक्के जारी किए थे, ये भी एक इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में ही आएगा। तो 2 या 3 टफ क्वेश्चन थे, बाकी 7 क्वेश्चन के आसपास जो थे वो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन थे। चलिए, तो कैसा लगा आप लोगों को ये 2023 के पीवाईक्यू का एनालिसिस? बाकी हम बाद में फिर जब 2019 तक के पीवाईक्यू डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद पूरा हम एक
एक एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन कहां से पूछे गए थे, 2024 में जब सिलेबस चेंज हुआ तब क्वेश्चन कहां से आए और 2025 में क्वेश्चन कहां से पूछने की संभावनाएं रहेंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अपने मित्रों के साथ में जो तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी की। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।